हेलो दोस्तों, जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था गुप्त वंश, और आज हमारा पार्ट 5 वीडियो है। गुप्त वंश के जो 20 प्रश्न बचे हुए हैं वो इस वीडियो में कवर हो जाएंगे, 81 से 100 प्रश्न। और हमारे 4 पार्ट के वीडियो 20-20, जिसमें हर वीडियो में 20 प्रश्न है। 4 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा तो उनको देख लीजिए। और आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये गुप्त वंश का आखिरी वीडियो है, इसमें 20 प्रश्न होंगे। आज का प्रश्न है, गुप्त वंश के किस शासक ने परम कौमुदी की उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, बुद्धगुप्त। तो परम कौमुदी की उपाधि बुद्धगुप्त ने हासिल की थी, यानी कि आंसर डी बिल्कुल सही है। व्याख्या देखते हैं। बुद्धगुप्त 477 से 495 ईस्वी तक शासन किया और इन्होंने परम कौमुदी की उपाधि धारण की थी, जो उनके शिलालेख में उल्लेखित है। वे गुप्त वंश के बाद के शासकों में से थे जिन्होंने साम्राज्य को स्थिर रखने का प्रयास किया, लेकिन स्थिर नहीं रहा और उसका पतन हो गया। अगला प्रश्न, गुप्त काल में किस स्थान पर बौद्ध चैत्यों का निर्माण हुआ? मथुरा, सांची, उज्जैन, कन्नौज। तो सही आंसर है बी, सांची। व्याख्या देखते हैं। सांची मध्य प्रदेश में है, ये सभी लोग जानते हैं। गुप्त काल में बौद्ध चैत्यों और स्तूपों का प्रमुख केंद्र था। यहाँ की वास्तुकला और मूर्तियाँ गुप्त काल की कला की उत्कृष्ट कलाओं में से हैं। अगला प्रश्न, गुप्त वंश के शासकों ने किस प्रकार की भूमि व्यवस्था को प्रोत्साहन दिया? सामंती भूमि व्यवस्था, सामुदायिक भूमि व्यवस्था, व्यक्तिगत भूमि स्वामित्व या कोई भूमि व्यवस्था नहीं? तो इसका सही आंसर है व्यक्तिगत भूमि स्वामित्व। व्याख्या देखते हैं। गुप्त वंश ने व्यक्तिगत भूमि स्वामित्व को प्रोत्साहन दिया, जिसमें किसानों को भूमि के उपयोग का अधिकार दिया गया और उनकी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का हिस्सा था। अगला प्रश्न, गुप्त काल में किस ग्रंथ में खगोल शास्त्र के साथ साथ भूगोल का वर्णन है? आर्यभट्टी, भृत संहिता, पच सिद्धांतिका, सुश्रुत संहिता। तो इसका सही आंसर है भृत संहिता। व्याख्या देखते हैं। भृत संहिता किसने लिखी थी? बराह मिहिर ने लिखी थी। तो भृत संहिता में खगोल शास्त्र के साथ साथ भूगोल, मौसम और सामाजिक जीवन का वर्णन है। यह गुप्त काल की वैज्ञानिक और सामाजिक प्रगति को दर्शाता है। यह प्रश्न पूछा भी गया है और आने की संभावना भी है। अगला प्रश्न, गुप्त वंश के किस शासक ने शकनाशक की उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, स्कंदगुप्त। तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त सेकंड। व्याख्या देखते हैं। चंद्रगुप्त सेकंड ने पश्चिमी भारत में शकों को पराजित कर शकनाशक की उपाधि धारण की थी। तो शकों को किसने पराजित किया था? चंद्रगुप्त सेकंड ने। और इसी के बाद इनका नाम जो है, एक नई उपाधि इनको मिली थी, शकनाशक की, और यह उनकी सैन्य विजय का प्रतीक है। अगला प्रश्न, गुप्त काल में किस स्थान पर हिंदू मंदिरों का प्रारंभिक निर्माण हुआ? देवगढ़, सांची, नालंदा, उज्जैन। तो इसका सही आंसर है देवगढ़। यहीं पर 10 अवतार मंदिर है जो वैष्णव धर्म से संबंधित है। व्याख्या देखते हैं। देवगढ़ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। 10 अवतार मंदिर, यही पहला मंदिर बना है हिंदू धर्म का, गुप्त काल में बनाया गया, जो हिंदू मंदिर वास्तुकला का प्रारंभिक उदाहरण है। यह वैष्णववाद को समर्पित था। अगला प्रश्न, गुप्त वंश के शासकों ने किस प्रकार की कर व्यवस्था लागू की थी? आयकर, भू राजस्व, व्यापार कर या कोई कर नहीं? तो इसका सही आंसर है भू राजस्व। व्याख्या देखते हैं। भू राजस्व। गुप्त वंश की अर्थव्यवस्था में भू राजस्व प्रमुख कर था, जो कृषि उत्पादन पर आधारित था। अगला प्रश्न, गुप्त काल में किस ग्रंथ में नाट्य कला के नियमों का उल्लेख है? कामसूत्र, नाट्यशास्त्र, मेघदूत, पच सिद्धांतिका। तो उसका सही आंसर है नाट्यशास्त्र, जो भरत मुनि ने लिखा था। व्याख्या देखते हैं। भरत मुनि का नाट्यशास्त्र गुप्त काल में संशोधित और प्रचारित हुआ, जिसमें नाट्यकला, संगीत और नृत्य के नियमों का वर्णन है। अगला प्रश्न, गुप्त वंश के किस शासक ने परम देव की उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, बुद्धगुप्त। तो इसका सही आंसर है बुद्धगुप्त। व्याख्या देखते हैं। बुद्धगुप्त ने परम देव की उपाधि धारण की थी, जो उनके शिलालेखों में उल्लेखित है। वे गुप्त वंश के अंतिम प्रमुख शासकों में से एक थे। अगला प्रश्न, गुप्त काल में किस स्थान पर जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां बनाई गई थीं? मथुरा, सांची, नालंदा, उज्जैन। तो इसका सही आंसर है मथुरा गुप्त काल में जैन तीर्थंकर की मूर्तियों का निर्माण केंद्र था, जो जैन धर्म के प्रति गुप्त शासकों की सहिष्णुता को दर्शाता है। अगला प्रश्न, गुप्त वंश के शासकों ने किस प्रकार की सैन्य रणनीति अपनाई थी? केवल आक्रामक और रक्षात्मक, केवल रक्षात्मक या कोई रणनीति नहीं? तो आक्रामक और रक्षात्मक आंसर होगा। व्याख्या देखते हैं।
आक्रामक और रक्षात्मक, यानी कि आक्रमण भी करते थे और अपनी आक्रमण से सुरक्षा भी करते थे। अगर कोई बाहरी राजा आक्रमण करेगा तो सुरक्षा भी करते थे। गुप्त शासकों ने आक्रामक जैसे कि समुद्रगुप्त की विजय और रक्षात्मक जैसे स्कंदगुप्त की हूणों से रक्षा। हूणों का आक्रमण स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था, तो उन्होंने उस हूणों के आक्रमण से अपनी सुरक्षा की थी, यानी कि रक्षा की थी। अगला प्रश्न, गुप्त काल में किस ग्रंथ में वैदिक धर्म का वर्णन है? रघुवंश, व्रत संहिता, नाट्यशास्त्र या कोई ग्रंथ नहीं? तो इसका सही आंसर है कोई ग्रंथ नहीं, क्योंकि वैदिक धर्म का कोई भी जिक्र गुप्त काल के किसी ग्रंथ में नहीं है। यजुर्वेद का है चरक संहिता में, क्योंकि चरक संहिता जो है चिकित्सा विज्ञान से संबंधित है और इसमें यजुर्वेद के आधार पर लिखी गई है। व्याख्या देखते हैं, कोई ग्रंथ नहीं। गुप्त काल में वैदिक धर्म का प्रचार हुआ, लेकिन कोई विशिष्ट ग्रंथ इसका वर्णन नहीं करता है। अधिकांश ग्रंथ साहित्य, खगोलशास्त्र या यजुर्वेद पर केंद्रित थे। अगला प्रश्न, गुप्त वंश के किस शासक ने कृत्य विजय की उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड और स्कंदगुप्त? तो इसका सही आंसर है समुद्रगुप्त। व्याख्या देखते हैं, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने कृत्य विजय की उपाधि धारण की थी और उनकी सैन्य विजयों और शिलालेखों में उल्लेखित है। अगला प्रश्न, गुप्त काल में किस स्थान पर वैष्णव मंदिरों का निर्माण हुआ? सांची, मथुरा, देवगढ़, नालंदा? तो इसका सही आंसर है देवगढ़। पहला मंदिर दश अवतार मंदिर, देवगढ़। देवगढ़ में दश अवतार मंदिर वैष्णव मंदिरों का प्रारंभिक उदाहरण है, जो गुप्त काल की वास्तुकला को दर्शाता है। अगला प्रश्न, गुप्त वंश के शासकों ने किस प्रकार की स्थानीय प्रशासनिक इकाइयों को प्रोत्साहन दिया? ग्राम सभा, नगर पालिका, प्रांतीय समिति या कोई इकाई नहीं? तो इसका सही आंसर है ग्राम सभा। लिखा देखते हैं, ग्राम सभा। गुप्त वंश ने ग्राम सभाओं को स्थानीय प्रशासन की इकाई के रूप में प्रोत्साहन दिया, जो गांव में स्वशासन का आधार थी। अगला प्रश्न, गुप्त काल में किस ग्रंथ में प्रेम और सौंदर्य का वर्णन है? मेघदूत, पंच सिद्धांतिका, मुद्रा राक्षस, चरित संहिता? तो इसका सही आंसर है मेघदूत। व्याख्या देखते हैं, मेघदूत। कालिदास द्वारा लिखित मेघदूत। तो मेघदूत के रचयिता यानी कि लेखक कौन है? कालिदास। मेघदूत में प्रेम और प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन है, जो गुप्त काल की साहित्यिक समृद्धि को दर्शाता है। अगला प्रश्न, गुप्त वंश के किस शासक ने परम वैष्णव की उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, बुद्धगुप्त? तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त सेकंड। व्याख्या देखते हैं, चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड ने परम वैष्णव की उपाधि धारण की थी, जो उनके वैष्णव धर्म के प्रति समर्पण को दर्शाता है। अगला प्रश्न, गुप्त काल में किस स्थान पर बौद्ध विहारों का निर्माण हुआ? नालंदा, मथुरा, उज्जैन, कन्नौज? तो सही आंसर है नालंदा। व्याख्या देखते हैं, नालंदा। नालंदा में गुप्त काल में बौद्ध विहारों का निर्माण हुआ, जो बौद्ध धर्म के प्रचार और शिक्षा का केंद्र था। अगला प्रश्न, गुप्त वंश के शासकों ने किस प्रकार की कला को प्रोत्साहन दिया? अमूर्त कला, यथार्थवादी कला, आधुनिक कला, आदिवासी कला? तो इसका सही आंसर है यथार्थवादी कला। व्याख्या देखते हैं, यथार्थवादी कला। गुप्त वंश ने यथार्थवादी कला को प्रोत्साहन दिया, जैसे अजंता और सांची की चित्रकला और मूर्तिकला। यह कला धार्मिक और सामाजिक जीवन को दर्शाती थी। अगला प्रश्न, गुप्त वंश का आखिरी प्रश्न, गुप्त काल में किस विदेशी साम्राज्य के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ? रोमन साम्राज्य, चीनी साम्राज्य, मंगोल साम्राज्य, पर्शियन साम्राज्य? तो इसका सही आंसर है रोमन साम्राज्य। रोमन साम्राज्य। गुप्त वंश का रोमन साम्राज्य के साथ व्यापारिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान था, जिसके प्रमाण उनके सोने के सिक्कों और व्यापारिक मार्गों से मिलते हैं। तो आज गुप्त वंश के ऊपर जो 100 प्रश्न चुनिंदा प्रश्न थे वो खत्म हुए, समाप्त हुए। अब हमारा अगला टॉपिक जो होगा उसके ऊपर वीडियो शुरू हो जाएंगी कल से आना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और तैयारी अच्छे से करते रहिए। लिखा पढ़ी कम करिए, क्योंकि स्मार्ट तरीके से तैयारी कीजिए। लिखा पढ़ी करेंगे, नोट्स बनाएंगे तो आपको समय बहुत कम मिल पाएगा, क्योंकि नोट्स बनाने में आपका 2-3 घंटा ख़राब हो जाएगा। और आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि एग्ज़ाम हॉल में कॉपियाँ नहीं जाती हैं, नोट्स नहीं जाते हैं, माइंड जाता है। तो कोशिश ये कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, व्याख्या जितनी भी होती है, जितने भी प्रश्न होते हैं उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से उसको रिवीजन कीजिए। याद हो जाएगा, व्याख्या बहुत अच्छी है, जिससे अदर प्रश्न भी कंप्लीट हो जाएंगे और गहन अध्ययन यानी सटीक नॉलेज मिल जाएगी और एग्ज़ाम में बेहतर प्रदर्शन करके आएंगे। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।